टेस्ट की तैयारी करी? यो मैम। यो मैम। यो मैम। यो मैम। कल करें? पक्का चलती है? ऐसा तो कोई नहीं जिसने सोच रखा है फ्राइडे सैटरडे करूंगा। किसी ने खोला है चैप्टर? परफॉर्मेंस से आइडिया होगा हमें कि नए तरीके से पढ़ा रहे हो उसका क्या है। तो तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से टेस्ट देखूंगी मैं एक्चुअल में, किसके कितने नंबर आए हैं। मैं तुम्हें क्लास में नहीं कुछ कह रही, मैं वैसे बता रही हूँ कि प्रिपेयर करके जाना, अनप्रिपेयर्ड मत जाना। और ऐसा मत करना प्रिपेयर नहीं हो तो टेस्ट नहीं देना, टेस्ट देना। तो प्रिपेयर कर लो, अभी भी फ्राइडे एंड सैटरडे है। फ्राइडे एंड सैटरडे माइक्रोब्स वाले के लिए तो एक दिन ही लगेगा तुम्हें मुश्किल से, है ना? और दूसरा कौन सा चैप्टर है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, और काफी टाइम पहले पढ़ा था ना हमने। एवोल्यूशन में जो आते हैं अडेप्टिव रेडिएशन और वो सारे कंपैरिजंस वो करने चाहिए। एवोल्यूशन को पढ़ने में भी एक दिन लग जाएगा। और फिर उसके बाद बायोटेक हमारी साथ साथ चल रही है। तो कल जो बायोटेक में करा था, किसी ने रिवाइज करा घर जाके? पीसीआर क्या होता है एनसीईआरटी से यो पढ़ा था मैम। किसी ने? यो मैम। ज्यादा मत, हाँ बेटा ज्यादा मत, एनसीईआरटी रीड, एटलीस्ट एनसीईआरटी रीड करके सोया करो। देख लियो तुम्हारी बहुत सारी क्लासेस होती है ना, तो एनसीईआरटी में रीड बिना मत सोना। बस इतनी सी कोशिश कर लो। अंडरस्टैंड बहुत सारी क्लासेस है बट रीड करके सोना है एनसीईआरटी, ठीक है? इतना हर रोज कर लेना। ओके, रीडिंग साहिल। अच्छा, चलो फिर ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। इससे स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे रह गए थे, इसे खत्म करते हैं फिर आज का स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? फिर स्टार्ट बायोटेक कंटिन्यू है। नीट के ही क्वेश्चन है, सारे नीट के ही क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करो। गुड, गुड शालिनी, गुड अनीश, वेरी गुड, सब ट्रैक पे है। पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट, जितना आता है कोशिश करो। 1 मिनट यू हैव। गुड प्रतिभा, आंसर इज नॉट करेक्ट। साहिल योर आंसर इज करेक्ट। गुड तरुण। प्रतिभा दोबारा सोचो थोड़ा सा। गुड तरुण, गुड आंचल धीमन। गुड गुड गुड, ध्यान से। ये लाइन ना हमने पढ़ाते हुए भी बोली थी। हेमराज नंदिनी, गुड। प्रतिभा एक बार दोबारा से सोच। पल्लवी, रेणुका, वेरी गुड। गुरप्रीत, अरे क्या बात है, तुम्हारे सबके सही आंसर आ रहे हैं। क्या हो गया? सब सही बताओगे तो मैं क्या पढ़ाऊंगी? ओके, 5 4 3 2 1 स्टॉप। चलो, गुड गुड। दिव्या, थोड़ा सा गलत हो गया। रिया का भी देखो कैसे गलत हुआ। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। अब टाइम बस अप हो गया। अब तनिषा लेट हो गया। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये बता रही है किस बारे में? एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात हो रही है, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है? तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तुमको ध्यान जिसमें रखना था वो ये कि वो पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट नहीं पूछ रहा, ठीक है? तो इसने ये, जिसने ये वर्ड गलत पढ़ा उसका क्वेश्चन गलत हुआ है। ओके, बाकियों का सही हो गया। ओके, सो कैसे करेंगे हम? द एंजाइम रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ये बेसिकली सीजर्स होती है ना। तो ये जो सीजर होती है, क्या ये स्पेसिफिक साइट, पैलिंड्रोमिक साइट रिकॉग्नाइज करती है डीएनए में? ऐसा होता है क्या? यस मैम। हाँ, पैलिंड्रोमिक साइट का क्या मतलब है? अनीश के अलावा कोई और बताए। मैम जहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं। मैम जो दोनों तरफ से एक नहीं, समान होती पैलिंड्रोमिक पढ़नी है। साइट, हाँ पैलिंड्रोमिक राइट। साइट का एक्चुअल में पैलिंड्रोमिक का मतलब है कि तुम लेफ्ट से राइट पढ़ो, राइट से लेफ्ट पढ़ो, बात एक ही है, ठीक है? एक ही वर्ड मिलते हैं तुम्हें, राइट? तो ये स्टेटमेंट तो सही है, मुझे क्या ढूंढनी है गलत? तो ये आंसर तो नहीं हुआ। इंजाइम कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए। ये जो इंजाइम होता है वो डीएनए को कट करता है किसी आइडेंटिफाइड पोजीशन पे ही, क्या ये सही है? यस मैम। यस मैम। गलती से कैंची एकदम लोकेशन पे काट दिया। थर्ड पॉइंट, द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड। तो ये 2 स्ट्रैंड है ना डीएनए के, देखो सर्कुलर डीएनए, मैं से खोल देती हूँ। वो कह रहे हैं कि वो जो कैंची आती है ना एंडोन्यूक्लियस, वो सिर्फ एक स्ट्रैंड को काटती है, 2 को नहीं काटती। दैट्स फॉल्स, वो दोनों स्ट्रैंड को काटती है। तो ये मैंने स्पेसिफिकली बताया था। जिसको नहीं याद है उसको इस क्वेश्चन से पता चल गया होगा कि जो एंजाइम होते हैं वो हमेशा दोनों साइड से काटते हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस है, एक्सोन्यूक्लियसिस होते हैं, वो दोनों स्ट्रैंड को कट करते हैं, नॉट ओनली वन। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें क्या ढूंढनी थी? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। डी क्यों?
बी नहीं होगा बिकॉज द एंजाइम कट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट ऑन ईच स्ट्रैंड। देखो ये दोनों स्ट्रैंड बनाते हैं ना, हम ऐसे बनाते हैं, जब हम दोनों स्ट्रैंड बनाते हैं तो इसमें अंदर की तरफ होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, राइट, और नाइट्रोजनस बेसिस के साथ क्या लगी होती है, शुगर, शुगर की जगह होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो वही तो वो बोल रहे हैं कि एंजाइम क्या कट करता है, एंजाइम इसी को तो कट करता है, ऐसे कट मारता है, देखना ध्यान से, ऐसे कट किया, तो उसने क्या कट किया, एंजाइम कट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, उसने बैकबोन ही तो कट करी है, न्यूक्लियोटाइड तो अपनी जगह पे ही है, उसने बैकबोन ही कट करी है, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट। ठीक है, सो आंसर वुड बी सी। गॉट इट? या Yo-yo मैम। मैम पता होना चाहिए कि बाकी की स्टेटमेंट कैसे इनकरेक्ट, मतलब सही आंसर क्यों नहीं हुआ, राइट। चलो डू दिस वन, रुक जाओ इसके लिए, ये अगले में आएगा, डू दिस वन, स्टार्ट, 30 सेकेंड्स। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा था ना हमने कल, उसके ऊपर क्वेश्चन है ये, सारे प्रीवियस ईयर है, मैंने कहा था ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो देखो उससे क्वेश्चन आए भी हुए हैं। ओके, वी हैव द फर्स्ट आंसर, वेरी गुड, दैट्स द करेक्ट आंसर। बीच बीच में लो हो जाते हो फिर तुम ठीक हो जाते हो, अरे 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 अरे, आंसर क्यों नहीं आ रहे? 45 सेकेंड्स। दिव्या, मीनाक्षी, ओके, कुलदीप, थोड़ा गलत हो गया, तरुण, अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा है, 1 मिनट लो, सॉरी, नहीं सरुण, गुरप्रीत, नंदिनी, एक और बार सोचो, नहीं तनीषा, 5 4 3 2 1, स्टॉप। आज जो साथ में करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, जब ये इतनी सारी स्टेटमेंट आती है ना तो उसके आगे ही लिख लिया करो कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। फिर देखना क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट यूजिंग सेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 4 स्टेटमेंट तुम्हें बता रही है कि कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रेगमेंट अलग होते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें ढूंढनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो मैं अपनी कॉपी में लिखूंगी 12th क्वेश्चन और उसके आगे लिख दूंगी रॉन्ग, मुझे रॉन्ग ढूंढना है, मैं तो ऐसे लिखूंगी शॉर्ट में, ठीक है, गुड शालिनी। तो अब मैं पहले देखना स्टेटमेंट कौन सी कैसी है। सो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड सो इट इज लोडेड ऑन शेल टुवर्ड्स द एनोड टर्मिनल, इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? डीएनए, दो स्टेटमेंट है इसमें, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, यस मैम। यस। नेगेटिवली चार्ज है, ये बात सही है। क्या डीएनए जो होता है हम एनोड के टर्मिनल पे डालते हैं, कैथोड के टर्मिनल पे डालते हैं? मैम कैथोड। कैथोड पे डालते हैं, क्योंकि हम इस पे कंफ्यूज भी हुए थे ना, राइट। हमने करा था कि एनोड दूर होगा, कैथोड पास होगा, क्योंकि कैथोड है हमारा नेगेटिव, तो नेगेटिव की तरफ हम डीएनए डालेंगे वेल के पास और वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी इनकरेक्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है मेरी इनकरेक्ट। सेकंड, डीएनए फ्रेगमेंट्स ट्रेवल अलोंग द surface of the gel whose concentration does not affect the movement। कि जो जेल है ना, इसके अंदर से डीएनए फ्रेगमेंट मूव, हो चाहे वो बहुत ज्यादा थिक हो या थिन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से मूव कर जाएंगे। इज इट ट्रू? No, ma'am. नो मैम। एग्जैक्टली, अगर तुम सड़क पे जा रहे हो फर्क पड़ता है ना, सड़क ऊबड़ खाबड़ है, प्लेन है, वहां पे मिट्टी गिरी हुई है, कैसा है, उससे फर्क पड़ता है ना। एग्जैक्टली, डीएनए फ्रेगमेंट ना ये जेल से जाते कैसे हैं, मान लो अगर ये जेल है तो जेल के बीच में ना थोड़े से पोर्स होते हैं जो हमें नहीं दिखते, पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स के थ्रू डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव करते हैं। तो बेटा अगर कॉन्सेंट्रेशन में फर्क है जेल की, तो पोर्स के शेप में भी फर्क हो जाएगा, तो मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, मैंने यहाँ लिख दिया, सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड पे आओ, स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल थ्रू इट। अगर साइज है डीएनए फ्रेगमेंट का तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इज इट ट्रू? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एग्जैक्टली ट्रू। अगर मेरा वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, मुझे थोड़ा चलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरा वेट कम है कंपैरेटिवली, तो मैं जल्दी भाग, कोई छोटा बच्चा देखो कितनी जल्दी भागता है, हमें थोड़ा टाइम लगता है, हम जल्दी थकते हैं, तो ये सही है। लास्ट, प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग टू यूवी रेडिएशन। प्योर डीएनए है मेरे पास टेस्ट ट्यूब में, मैं यूवी रेडिएशन डालूं, मुझे दिख जाएगा उसके अंदर सब कुछ? नो मैम। No, ma'am. तो हमें क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। Correct. यस मैम। कितने इनकरेक्ट है मेरे पास? 1 इनकरेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है, ढूंढो 1 2 4, आंसर मैम वुड बी डी। डी।
तो ऐसे वाले क्वेश्चन ना लंबे कब होते हैं, जब तुम इससे देखोगे और फिर तुम ऑप्शन की तरफ देखोगे। ऐसे नहीं पहले ऊपर स्टेटमेंट सॉल्व कर लो फिर ऑप्शन ढूंढना। बोलो अनीश। इसमें मैम मतलब जब मैंने क्वेश्चन किया ना बोलो ये अनीश। आंसर मतलब ठीक निकला ना बाद में, आंसर तो ठीक था। ठीक है मैम, जब ये रीड किया तो मैंने जैसे किया कि फर्स्ट ऑप्शन देखा तो इसमें मैंने देख लिया था कि एनोड, लेकिन मैंने ठीक से एनोड नहीं पढ़ा था, कैथोड मतलब उस पे था नहीं, तो मैंने ये करेक्ट पढ़ लिया। फिर ऑप्शन देखे तो ऑप्शन में नहीं था, तो उस ऑप्शन के हिसाब से फिर ठीक मिल गया एग्जैक्टली। इसमें। सो प्रॉब्लम, हाँ तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी स्टेटमेंट आती है ना हम उसके साथ ऑप्शन लेकर चलते हैं, तब होती है हमारे से गलती। तो हमें क्या करना है, पहले हमने स्टेटमेंट ही जैसे तुम एजर्शन रीजन में करते हो, हम क्या करते थे, एजर्शन पढ़ते हैं पहले देखते हैं यार ये सही है या गलत, फिर हम रीजन पढ़ते थे, फिर देखते हैं सही है या गलत, फिर हम उनको कंपेयर करते थे। तो स्टेटमेंट को वही सॉल्व करो, फिर नीचे वाले ऑप्शन देखने हैं, ठीक है। जैसे अनीश ने भी बताया ना, उससे ऐसे गलती हो गई थी, तुमने नहीं करनी अब, अनीश तुमने भी नहीं करनी, ठीक है। ये मैम। ये मैम। हाँ ऐसे करके, ये करके ही सीखते हो। देखो अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं किया होता, तुमको कैसे पता चलता है ऐसी मिस्टेक भी होती है। तो हम प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं ताकि हम उससे सीखें। चलो फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। ये वाला बताओ, ये मैंने पढ़ाया नहीं है वो पॉइंट। और हम इसलिए भी क्वेश्चन करते हैं कि कुछ पॉइंट्स हमसे छूट जाते हैं, कितना पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन के थ्रू हमें वो टॉपिक पता चलते हैं। ये बताओ, तुक्का मारो। मीनाक्षी बहुत शांत है, मुस्कान, प्रतिभा, रेणुका, सायना भी नहीं आज बोल रही, शिखा चुप, सोनाक्षी भी चुप। ओके चलो, इसमें सबको तुक्का मारना अलाउड है। ओके स्टॉप। इसको लिख लो कहीं पे, याद रखना कि, ओके गुलदीप गैस अच्छा है। Which of the following is commonly used as a vector for introducing DNA fragment in human lymphocyte? Human lymphocyte के अंदर मुझे कोई अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जानना है। डीएनए का फ्रेगमेंट ही होता है ना जीन ऑफ इंटरेस्ट, डीएनए के फ्रेगमेंट्स ही तो है जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं, जीन कहते हैं जिनको हम। तो ये मुझे जानना है किसी ह्यूमन सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर डालना है ना, यानी कि यूक्रियोटिक सेल में डालना है। तो हम यूक्रियोटिक सेल के लिए क्या यूज करते हैं जनरली, एज अ वेक्टर। ये हमसे वेक्टर पूछ रहा है, कौन सा वेक्टर यूज करोगे। तो जनरली जो हम वेक्टर यूज करते हैं वो होते हैं रेट्रोवायरसेस। तो यूक्रियोटिक सेल के लिए, स्पेशली ह्यूमन के केस में भी, अगर वो ह्यूमन लिख देता जैसे यहाँ लिखा है, तो ह्यूमन के केस में भी सबसे ज्यादा जो एज अ वेक्टर यूज होते हैं वो होते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस को हम मॉडिफाई करते हैं, तो वो डिजीज कॉज नहीं करते हैं, लेकिन हमारा एज अ वेक्टर हमारे अंदर काम करते हैं। तो ए इज द आंसर, ठीक है। समझ आई बात। यो मैम। यो मैम। तुमको लिख लेना है कहीं पे फटाफट से। चलूं आगे। Yeah, ma'am. ओके लास्ट स्टार्ट। 15 सेकेंड्स, ये इजी है, इसमें आंसर चाहिए मुझे मैक्सिमम भाई। अच्छा आई थिंक सिग्नल का प्रॉब्लम भी है, बच्चे दोबारा से रिज्वाइन हो गए। गुड साहिल, चलो भाई रेस है ये वाली, ये तो रेस है पूरी। गुड गुरप्रीत, राबिया, बताओ बताओ। 5 4 3 2 1 स्टॉप। अरे बाकी बच्चे कैसे हार गए। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एग्रोस जेल, ये किसकी बात कर रहा है, प्रोसेस इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। ये मैम। कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टेनिंग विद, किससे स्टेन करते हैं, एक ही डाई पढ़ी हमने, इथेरियम ब्रोमाइड पे। बहुत क्वेश्चन आता है इस पे, पीछे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो 2017 का क्वेश्चन है, आंसर वुड बी सी। बट और इथेरियम ब्रोमाइड डालने से नहीं दिखेगा, उसके ऊपर कौन सी लाइट डालनी पड़ेगी फिर, UV. यूवी रेडिएशन। गुड तरुण, राइट। तो ये आंसर्स भी हैं, अपलोड कर दिया मैंने, तुम देख लेना। अब इसके साथ एक चीज याद रखना कि तुम्हारे पास जो बुकलेट, सबके पास बुकलेट्स हैं, क्वेश्चन की बुकलेट्स है ना, यो मैम। यो मैम। खुद खरीदी है, किसी को अवंती ने भेजी होगी, और हमारे पास पीडीएफ तो है, मेरे पास भी वही पीडीएफ है जो तुम्हारे पास है, राइट। तो तुम्हें बुकलेट में क्या याद रखना है, किसका क्वेश्चन है, आंसर। पीडीएफ भेजा ना ग्रुप में, मिला नहीं तुम्हें, नहीं मिला नो मैम। तो फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना अपना हाय बोल के, पीडीएफ चाहिए मैं तुम्हें भेज दूँ। कोई बच्चा रह गया तो बता देना, ठीक है। तो बुकलेट में क्या करना है याद रखना, तुम्हें कब से कब तक के क्वेश्चन करने हैं, 2010 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पीवाईक्यू आई थिंक नीट की है तुम्हारे पास, तो नीट की लगाओ, एम्स की लगाओ, एएफएमसी की लगाओ, जिपमर की लगाओ। ये वाली तो सबके पास है क्योंकि हमें भी वही मिली है, राइट। तो 2010 से 2021 है। अब अगर वहां पे लिखा है 2009 का क्वेश्चन और तुमको है कि मुझे तो ये टॉपिक आता है मैं कर लूँ, कोई नहीं करेगा इसे, इससे वेस्टेज ऑफ टाइम है। इस तरीके के टॉपिक अब आते भी नहीं है,
राइट। फिर तुम होंगे कंफ्यूज कि ये जो इसने ऑप्शन में 4 टर्म्स दिए हैं, मुझे तो इसमें से 2 ही आती है, 2 आती नहीं है, उसको पढ़ने में टाइम वेस्ट करोगे, वो अब पूछे नहीं जाते। ठीक है, तो ये रूल है बुकलेट प्रैक्टिस का कि कोई भी चाहे जितनी मर्जी इच्छा हो 2010 से 21 के बीच में ही क्वेश्चन लगाएगा, इससे पहले कोई नहीं लगाएगा। कोई 2009 का क्वेश्चन नहीं लगाएगा, 2001 का क्वेश्चन नहीं लगाएगा, 1994 का क्वेश्चन नहीं लगाएगा। समझ आई बात? Yeah, ma'am. ये मैम रीजन क्या है इसका? एक तो टाइम वेस्ट है, और दूसरा ये टॉपिक नहीं आते, नॉट इन सिलेबस। मेनली टॉपिक अब नहीं है वो सिलेबस वाले हमारे। ओके, तो मत लगाना, टाइम खराब करोगे, फिर भी तुम्हें करना तुम्हारी मर्जी। ओके चलो आ जाओ, आज वाले पे आते हैं हम लोग। कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस, सेकंड पे पहुंच गया मैं। ठीक है, अगर तुम थक जाओ तो मुझे बता देना। अब मुझे फटाफट से बताओ कि ये वाले पॉइंट हमने कर लिए थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। डन मैम। Done? ये क्वेश्चन बताई थी, पर हो सकता है भूल भी गई हो। अभी मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगी कहाँ तक पहुंचे थे, डोंट वरी। ये देखो क्या याद है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इनसाइड बैक्टीरिया प्रिवेंट द वायरल डीएनए ग्रोथ। ये क्या कह रहा है? लेट्स इमेजिन, ये साहिल ने हमसे क्वेश्चन पूछा भी था। लेट्स इमेजिन ये बैक्टीरिया, लेट्स से इकोलाई, इकोलाई के पास अपना डीएनए है और उसके ऊपर वायरस आ गया एक। ठीक है, ये आ गया हमारा वायरस, और इस वायरस ने क्या किया, अपना क्या डाल दिया अंदर, अपना आरएनए इसके अंदर डाल दिया। चलो हम ये डीएनए की बात करें तो लेट्स से उसने अपना डीएनए अंदर डाल दिया। तो ये कह रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इनसाइड बैक्टीरिया प्रिवेंट द वायरल डीएनए ग्रोथ। तो बैक्टीरिया के अंदर ऑलरेडी एंडोन्यूक्लियस पड़ा हुआ है। एंडोन्यूक्लियस होते क्या है? मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो ये जो कैंची है ना बैक्टीरिया के अंदर, ये जाके इसके डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर लेगी, तुम्हारा डीएनए ऐसे देगा तुम्हें, फिर एक्टिव ही नहीं हो पाएगा। राइट, ये वाला पॉइंट हो गया पहली बात। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डज नॉट अटैक इट्स ऑन डीएनए। यार इसने इसका डीएनए काटा, बैक्टीरिया का डीएनए क्यों नहीं काटा? ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर क्या है? बिकॉज इस पे क्वेश्चन आ सकता है, मिथाइलेज एंजाइम एड्स मिथाइल ग्रुप टू ऑल रिस्ट्रिक्शन साइट्स। ये मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है मिथाइलेज। ये बैठा है मिथाइलेज। ये मिथाइलेज एंजाइम क्या करता है, ये मिथाइल ग्रुप बना देता है, और ये सारे मिथाइल ग्रुप ना जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है ना, जो ये कैंची पहचान सकती है, उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा देता है। तो एंडोन्यूक्लियस पहचान ही नहीं पाता अपने डीएनए के ऊपर वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इसलिए उसको काट नहीं पाता, लेकिन वो वायरल के डीएनए पे पहचान लेता है और वहां जाके कट लगा देता है। ठीक है, समझ आई बात? Yeah, ma'am. अरे समझ आई? यो मैम ओके राइट। सो यहाँ पे लिखा है, सो रिकॉग्निशन साइट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एंड इट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो पूछ सकते हैं व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, इसको कहते हैं। इसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुआ था, वो था हिंद-2। इसके पास 6 बेस पेयर की सीक्वेंस होती है। तुमको याद है एक की मैंने तुम्हें सीक्वेंस बताई थी, क्या नाम था उसका? इको R1। क्या सीक्वेंस थी इसकी? GAATT मैम GAATTC। G8TTC। वेरी गुड, गुड। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसकी भी 6 बेस पेयर की सीक्वेंस है ना, तो हिंट2 की भी 6 बेस पेयर की सीक्वेंस है। सीक्वेंस कौन सी है ये तुम लिख के आओगे। ओके, तो इसको ऐड कर लेना अपने नोट में। एनसीईआरटी में मेंशन है, पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहला कौन सा डिस्कवर हुआ था। डन मैम। डन डन आगे। ओके, अब देखो, ओके ओके ओके, आओ एक बार मुझे बताना कहाँ तक पहुंचे थे हम। कोई बताएगा कहाँ तक पहुंचे थे हम बायोटेक्नोलॉजी में? कि मैंने इतना तुम्हें बताया था कि ये एक जीन है, येलो कलर से बना दिया था, और ये जीन बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, तो मैंने इसको बोल दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट। मुझे ये जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, और मैंने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके प्लांट के अंदर डालना है, ताकि प्लांट जो है ना वो माइक्रोब के अगेंस्ट खुद ही प्रोटीन बना ले। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करता है, ये ऐसे वाले प्रोटीन बनाता है जो माइक्रोब्स की ग्रोथ रोक देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लांट के अंदर चला जाए, ताकि इस प्लांट के सारे सेल उस माइक्रोब के अगेंस्ट प्रोटीन बना सके। तो मैं क्या करूंगी इसके साथ, स्टेप बताना कोई?
कोशिश तो करो। वेक्टर लेंगे सबसे पहले तो। सबसे पहले वेक्टर लेंगे। मैम सबसे पहले सेल को तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो सेल डीएनए को तोड़ना एक्सट्रैक्ट। पड़ेगा, है ना। गुल्लक से पैसे निकालने हैं तो गुल्लक तोड़नी है, राइट। तो सेल लाइसिस करेंगे। लाइसिस मतलब ब्रेक। कैसे? एंजाइम से ट्रीट करके। उसके बाद एक जो ये तो जगह पर इकट्ठा हमारे जीनोम। तो हम अपने डीएनए को अलग करेंगे। पहले पूरा डीएनए होगा ना, कैसे अलग करेंगे हम इसे? बोलो। मैम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। अभी स्कूलिंग। स्कूलिंग। हाँ हाँ स्कूलिंग। मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग नहीं करना है, मैंने पूरा डीएनए अलग करना है बाकी बेस से। तो हम क्या करेंगे? स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होता है? हम ग्लास और को घुमा के ग्लास रोड को अंदर डाल के घुमा के निकाल लिया जाता है, लेकिन उससे पहले हमें इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा कि ये डीएनए ऊपर को तैरे? बफर सॉल्यूशन। चिल इथेनॉल, उसी को बफर सॉल्यूशन करेंगे ना, चिल इथेनॉल। यस। स्पूलिंग कर ली। स्पूलिंग करने के बाद मैं कहाँ पे इसको रन करूंगी ताकि इसके फ्रेगमेंट्स बन जाए? इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो जेल की स्लैब्स है उससे डीएनए के एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए उस उखाड़ने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? इल्यूशन। क्वेश्चन आता है इनसे, इसलिए करवा रही हूँ। इल्यूशन कर ली। इल्यूशन करने के बाद अब मेरे पास आ गया अपना पूरा एक डीएनए का फ्रेगमेंट आ गया। अब मुझे ये करना है स्पेसिफिकली जीन ऑफ इंटरेस्ट को ही काटना है। मुझे सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट को अब किससे ट्रीट करूंगी मैं कि और कोई फ्रेगमेंट उसके आसपास ना हो? सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो मैं उसकी कटिंग किससे करूंगी? मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स। डिस्ट्रिक्शन एंजाइम ना, डिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको मैंने ट्रीट कर दिया। तो कौन से वाले फ्रेगमेंट्स में प्रेफर करूंगी? स्टिकी और ब्लंट? स्टिकी। स्टिकी एंड्स। किससे काटूंगी मैं इनसे? मॉलिक्यूलर सीजर से, राइट। मैंने काट लिया। अब मुझे इसको डालना है किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर ना। तो होस्ट का जो सेल है उसके अंदर डालने के लिए कैसे डालूं मैं इसको? कैसे डल सकता है? हम डायरेक्टली भी और बैक्टीरिया डायरेक्टली और बाय यूजिंग वेक्टर। डायरेक्टली भी डाल सकती हूँ और मैं बाय यूजिंग वेक्टर। तो वेक्टर को मैं क्या कहती हूँ? वेक्टर होते क्या है एक तरह से? कैरियर। कैरियर। कैरियर्स ऑफ डीएनए। कैरियर। कैरियर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। डीएनए नहीं, आरएनए भी होता है, सही। ओके। ओके। वेक्टर में भी डाल सकती हो, डायरेक्टली होस्ट में भी डाल सकती हो, राइट। तो ओके, अब हमने ये वाला प्रोसेस करना है। इतना ना सबको क्लियर है ना? ये मैम। आ जाइए। मैम स्टिकी एंड्स को डालने से पहले इनको लाइगेज नहीं करेंगे? स्टिकी एंड्स को हम लोग वेक्टर के साथ लाइगेट करेंगे ना। स्टिकी एंड जो ओके बने हैं मैम। ना इसके, उसको हम लाइगेट वेक्टर के साथ ही करेंगे, राइट। डन मैम। डन चलो मैम। पहले डायरेक्ट वाला बता दो फटाफट से। डायरेक्ट वाला फटाफट से। ये मैम। ये इजीली हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें। एनसीईआरटी में भी छोटा सा फटाफट करेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी से रीड कर लेना। इंट्रोड्यूस जीन इनटू होस्ट वेक्टरलेस। कैसे करेंगे? एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रो मतलब किसका यूज करोगे? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक शॉक दे दो। और पोरेशन का मतलब, पोर याद रखना, पोर मतलब छेद। तो क्या करो, तुम सेल लो। ये मेरा कौन सा सेल? होस्ट सेल के अंदर ही डालना है ना तुमको। तुम्हारे पास ये रहा सैंपल तुम्हारा, ठीक है। ये रहा तुम्हारा सैंपल। अरे 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 कैसे डाल रही हूँ सैंपल, सॉरी। ये रहा मेरा सैंपल और मुझे इसको डालना है, sorry, मुझे इसको डालना है इसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर, लेट्स से। तो मैं क्या करूंगी कि जो सेल है ना उसको इलेक्ट्रिक शॉक दूंगी। कितनी इंटेंसिटी पे दूंगी ये सब याद नहीं करना तुमको, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब पता होना चाहिए, ये आता है। तो तुम सेल को क्या करोगे? इलेक्ट्रिक शॉक दोगे। इलेक्ट्रिक शॉक दोगे ना जैसे ही, तो उसमें उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छोटे छोटे टेम्परेरी छेद बन जाते हैं। उन टेम्परेरी होल्स की वजह से जब तुम उसको दोगे इलेक्ट्रिक शॉक। यही बना रही हूँ, यहीं पे लिख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक दोगे तो क्या बनेंगे? टेम्परेरी छेद बनेंगे, याद रखना टेम्परेरी है किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये टेम्परेरी छेदों के थ्रू ये चला जाएगा अंदर, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर चला गया। उसके बाद क्या होगा? थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ऐसे ही, ये अपने आप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हील कर जाती है, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट ट्रांसफर। इज इट क्लियर? ये मैम।
फिर इतना अच्छा मेथड है तो और कोई मेथड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि 100% एक्यूरेट नहीं है। मैं कोशिश कर सकती हूँ कि ऐसा हो, पर जरूरी नहीं ऐसा होगा। जरूरी नहीं है कि मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो पक्का उसके अंदर एंटर कर पाए, वैसा शायद उतनी इंटेंसिटी का या उस साइज का पोर बने ही ना, या हो सकता है सेल डिस्ट्रॉय भी हो जाए। तो ये बहुत एफिशिएंट मेथड नहीं है, इसलिए दूसरा मेथड भी है। सेकेंड मेथड है कॉम्पिटेंट होस्ट, मतलब कि जो होस्ट का सेल है ना, इसको कॉम्पिटेंट बना लो। इसको क्या कर लो? कॉम्पिटेंट बना लो। कॉम्पिटेंट मतलब मॉडिफाई करो कि इसके अंदर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो चला जाए। कॉम्पिटेंट बना लो। कैसे बनाएंगे? उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स डाल दो। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्या ऐड करना है? कैल्शियम सॉल्ट्स। ठीक है, उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स डालो तो वो कॉम्पिटेंट बन जाएगा। कैसे? तुमको इसकी पूरी फिजियोलॉजी नहीं जाननी, तुमको प्रोसेस याद रखना है कि पहले मैंने क्या किया सेल के साथ, बहुत ज्यादा बुरा किया, उसको धक्के दिए मैंने। पहले मैंने सेल लिया, ग्रीन कलर से बना रही हूँ, याद रखना होस्ट सेल है। होस्ट सेल लिया और उसको मैंने सडनली बर्फ में डाल दिया, ठंडा ठंडा आइस में। जैसे मैंने उसको आइस में डाला ना, उसके बाद उठा के मैंने उसको हीट दे दी, बहुत ज्यादा हीट शॉक दे दिया। सडनली किसी को बहुत हीट दोगे ना तो उसको हीट शॉक कहते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री सेल्सियस में रखा, सेल को मुझे तोड़ना भी नहीं है पूरा। तो मैंने उसको हीट शॉक दिया तो उसमें पोर्स खुल गए। पोर्स खुल गए तो मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हो जाएगा एंटर। जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर हुआ, उसी टाइम पे मैंने फिर उसको आइस में दोबारा ट्रीट किया। आइस ट्रीटमेंट से क्या होता है? पोर्स क्लोज हो जाते हैं। तो मैं उसको सर्द गर्म कर रही हूँ ताकि वो जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भुखला जाए और फटाफट से मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर डाल दूँ। ये भी बहुत एक्यूरेट मेथड नहीं है लेकिन यूज होता है। इज इट क्लियर? यो मैम। मैम चलो आगे। यो मैम ओके, जीन ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट इन पे क्वेश्चन बनता है, माइक्रो इंजेक्शन एंड जीन गन। मुझे एक बात बताओ, अगर गन से किसी इंसान को उड़ाओगे तो केस बन सकता है ऊपर, यो मैम। यो है ना? मैम लेकिन अगर एक प्लांट को गन से उड़ा दोगे तो आई डोंट थिंक ज्यादा लोगों को फर्क भी पड़ेगा, बहुत ही कम लोगों को फर्क पड़ता है ना? बस इससे याद रखना, क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होती है, कौन सी टेक्निक किस लिए यूज होती है। तो गन वाली टेक्निक जो यूज होती है फॉर प्लांट्स। माइक्रो इंजेक्शन, इंजेक्शन हमें लगता है ना, फॉर एनिमल्स माइक्रो इंजेक्शन होते हैं। तो फॉर एनिमल सेल माइक्रो इंजेक्शन, फॉर प्लांट सेल जीन गन होगी। ठीक है, तो माइक्रो इंजेक्शन क्या है? कुछ नहीं, तुम सेल को पकड़ो, ओके, एक पिपेट लो, ये सेल है, कौन सा? होस्ट सेल। होस्ट सेल को लिया मैंने, एक पिपेट ली, सक्शन से क्रिएट करती है पिपेट ना, तो सेल को उस पोजीशन पे होल्ड करके रखती है। मैं कैसे करूंगी ये? माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हुए करूंगी। एक साइड से मैं माइक्रोस्कोप में देख रही हूँ, एक साइड से मैंने सेल को होल्ड किया, और दूसरी साइड से मैंने क्या किया, बड़े ही चालाकी से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट थ्रू माइक्रो इंजेक्शन इसमें डाल दिया। छोटे से इंजेक्शन होते हैं, उसके थ्रू जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। इसको कहेंगे माइक्रो इंजेक्शन। जीन गन में क्या लूंगी? मैं लूंगी गन, ठीक है, और उसके अंदर रखूंगी बुलेट। बुलेट किसकी होती है? उस पर क्वेश्चन आता है कि जो बुलेट है वो बनी होती है किससे? गोल्ड एंड टंगस्टन। हाँ, गोल्ड या टंगस्टन की होगी। तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट का है यहाँ पे, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके आसपास लगाते हैं। ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ तो बड़ा लग रहा है। ठीक है, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, प्लांट का सेल लिया, उसको शूट कर दिया, उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो ये दो टेक्निक भी यूज होती है, डायरेक्ट मेथड है। ओके, किसी वेक्टर को साथ में भेज के हमने वेट नहीं करा, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया। इज इट क्लियर? यो मैम स्क्रीनशॉट ले लिया? यो मैम ठीक है, आज का थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा हेक्टिक होगा, थोड़ा सा हिम्मत रखना। चलो थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, फिर आऊंगी मैं इस पे। है इजी लेकिन थोड़ा सा हेक्टिक हो गया, एनसीईआरटी की पिक्चर एंड में करेंगे। ट्राई दिस क्वेश्चन, पीसीआर का क्वेश्चन है। स्टार्ट। आराम से स्टार्ट करो। थोड़ा हेक्टिक हो गया लेकिन घबराना नहीं है, आराम से हो जाएगा। मतलब इतना हमने पढ़ लिया और इतना हम पढ़ेंगे भी। चलो 18 सेकेंड्स, डन। थर्टी सेकेंड, डन। या ओके, गुड। साहिल, सिमरन, हेमराज, वेरी गुड, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोशिश करो आंसर करने की। पीसीआर अगर मैंने कल कराया और तुमने पढ़ा है, तुमसे क्वेश्चन होना चाहिए। कृतिका, नीश, ग्रुप पे, और नहीं हो रहा तो हमें पता चलेगा कि हमें और पढ़ने की जरूरत है। कुलदीप, गुड। 5 4 3 2 1, स्टॉप। बड़े से बड़े क्वेश्चन में भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना, ठीक है स्नेहा? तो एकदम टाइम पे करा तुमने। द फिगर बिलो शो 3 स्टेप, 3 स्टेप बता रही है नीचे फिगर चेन रिएक्शन की।
क्या थे 3 स्टेप? Denaturation, annealing, and extinction. Denaturation and हाँ, डाई ना, DAE, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड इलोंगेशन, यही होते हैं 3 स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। ऑर्डर पता होना चाहिए, पीसीआर पे देखना बहुत क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सबसे बड़ी हमें करेक्ट ढूंढना है ना। सिलेक्ट द ऑप्शन गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन टुगेदर विद इट्स रिप्रेजेंट। तो हमें ये जो पिक्चर है सबसे पहले एनसीईआरटी की है, तो जिसने एनसीईआरटी की पिक्चर करी है उसका तो क्वेश्चन ऐसे हो गया, ठीक है। और हमें ढूंढनी करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले में क्या बोल रहा है, ए ऑप्शन में दे रहा है कि जो बी है, बी वाली पिक्चर है, इसे देखना है। Denaturation at a temperature of about 98 डिग्री सेल्सियस separating the two strands of DNA। क्या इस पिक्चर में डीनेचुरेशन होती दिखाई दे रही है? Annealing. नो मैम, एनेलिंग। annealing. एग्जैक्टली, इसमें एनिलिंग होती दिखाई दे रही है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज ए वाले पॉइंट को देखते हैं, तो इसको हटाती हूँ मैं। ए वाले पिक्चर में क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं ए में हो रहा है डीनेचुरेशन एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस पे डीनेचुरेशन होती है वैसे? 90. नो मैम, 94। हमेशा 90 के नंबर पे रहता है, तो पहले तो यही गलत हो गया था। और ये डीनेचुरेशन हो भी नहीं रही है, रीजन टू बी एम्प्लीफाइड की बात कर रहा है ये, ठीक है। सी कह रहा है, लेट्स सी लुक एट द C1। सी कहता है एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। कह रहा है कि ये ना एक्सटेंशन हो रही है, तो ये जो स्टैंड है ना, ये वाला, ये पेरेंट है, ये पेरेंट स्टैंड है, और ये जो बीच में बन रहे हैं ये न्यू स्टैंड बन रहे हैं। तो क्या यहाँ पे एक्सटेंशन होती दिखाई दे रही है? यस मैम। वैसे भी 3 स्टेप का प्रोसेस है, तो सी वाला स्टेप थर्ड स्टेप होगा, दैट इज इलोंगेशन। इलोंगेशन ही तो होती है एक्सटेंशन एक तरह से, तो आंसर वुड बी सी। ए कह रहा है एनिलिंग विद 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। तुमको कहाँ 2 सेट ऑफ प्राइमर दिख रहा है एनिलिंग करते हुए? ए में प्राइमर तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही दिख रहा है, सो आंसर वुड बी सी। गॉट इट? यस मैम। डायग्राम क्या होता है उससे भी हो जाता। चलो ट्राई दिस। ओके, ट्राई दिस वन। 20 seconds start। 20 start। 20 सेकंड दूंगी बस मैं। स्टॉप। 2 बच्चे, सोनाक्षी आंचल, गुड, करेक्ट आंसर। पर 2 बच्चे सिर्फ, टाइम मैनेजमेंट नहीं तुम्हारे पास, अब क्या फायदा आंसर का? क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइमर लगा के करा करो, कहा था ना मैंने। 10 क्वेश्चन 10 मिनट, फिर 10 क्वेश्चन 8 मिनट, फिर 10 क्वेश्चन 6 मिनट, धीरे धीरे घटाएंगे हम, याद है ना? टाइम मैनेजमेंट नहीं है तुम्हारे पास। Which one is true statement regarding DNA polymerase used in PCR? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है डीएनए पॉलीमरेज के रिगार्डिंग? डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है वैसे? पॉलीमरेज का काम, पॉलीमरेज का काम क्या होता है? नई चेन बनाना, ठीक है। पुरानी चेन को देखते देखते नई चेन बनाना, पॉलीमराइजेशन का मतलब ही होता है नई चीज को फॉर्म करना। तो नई चेन बनाने का जो काम करता है डीएनए पॉलीमरेज, उसके रिगार्डिंग ये पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो पहली, इट इज यूज टू लाइगेट इंट्रोड्यूस डीएनए इन रेसिपिएंट सेल। ये यूज होता है ताकि जो डीएनए हमने डाला है वो रेसिपिएंट सेल के साथ कंबाइन हो जाए, ये एज ए ग्लू काम करता है। क्या ये सच है? नो मैम। ना ना, वेक्टर वाले काम थोड़ी है इसके। इट सर्व एज ए सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर कहीं वर्ड पढ़ा था पीसीआर में? नो मैम। पढ़ा ही नहीं था, अच्छा कैसे हो गया? ये भी नहीं है। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ वायरस। अच्छा, पढ़ा हमने कहीं, नो तो मैम। निकला सिर्फ। इट रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। यस। कौन से एंजाइम से मिलता है ये, किस बैक्टीरिया से मिलता है ये? थर्मस एक्वाटिकस। Aquaticus. हाँ, और टैग पॉलीमरेज कहते हैं ना हम इसको, तो ये तो इसकी यही खास बात थी, ये तो बात है इसमें, राइट। तो आंसर वुड बी डी। ओके, जिसने लेक्चर नहीं पढ़ा घर जाके उसे गलत हो सकता है, गलत नहीं होना था, है ना। तो शायद ए स्टेटमेंट में थोड़ी कंफ्यूजन होगी, पर ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ा करो। और अगर नहीं भी समझ आ रही हो, तुमको दिख रहा है कि दूसरी स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट आंसर है, तो वही आंसर है ना। ट्राई दिस। अच्छा, ये तो तुमने करे नहीं है टेक्निक। ओके, रुको रुको, सॉरी, ट्राई दिस, ये करो।
जिसने घर जाके ये पढ़ा होगा ना कि सेल को ब्रेक किस किस एंजाइम से किया जा सकता है, सिर्फ उसको आता होगा। तो ये सिर्फ जिसने घर जाके पढ़ा वो कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएंगे। देखो किसको आता है। या साहिल, दैट्स करेक्ट आंसर। गुड गुड अनिश, गुड हेमराज, गुड तरुण, गुड राबिया, गुड स्टॉप, गुड सान्या, अरे वाह। ओके कुलदीप, थोड़ा सा गलत हो गया। गुड पल्लवी। Which of the following is not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme? ये ऑर्गेनिज्म है और इसके सेल वॉल को डिग्रेड करने वाला एंजाइम है। एंजाइम के नाम यहाँ लिखे हैं, कैसे पता? ASE लिखा है, मतलब एंजाइम का नाम ही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, वहां पे एक जगह पे लिखा हुआ है DNAs, तो ये बात कर रहे हैं ऐसे एंजाइम की दैट डिग्रेड DNA। और एक जगह ये लिखा है DNAs, सिर्फ छोटा s, इसका मतलब है प्लूरल ऑफ DNA। ओके, ये ध्यान से पढ़ना, ये एनसीईआरटी में मेंशन है इस चैप्टर में, कहीं भूल लेना। जो रीड करेगा उसको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हमें ऐसा ढूंढना जो करेक्टली मैच नहीं। सेल काइटिन फंगस की सेल वॉल में काइटिन होता है। यस मैम। मैम अगर काइटिन होता है तो उसकी सेल वॉल तोड़ने के लिए काइटिनेज डालेंगे ना, तो ये सही है। बैक्टीरिया की सेल वॉल में लाइसोजाइम डालेंगे, शुगर फॉस्फेट होता है ना, ये भी डालेगा। प्लांट की सेल में सेलुलेज डालेंगे क्योंकि सेलुलोज होता है। तो एल्गा में मिथाइलेज नहीं डालेंगे, मिथाइल का कोई काम नहीं था यहाँ। सो इनकरेक्ट आंसर वुड बी ए। अगर तुम्हें बाकी पता थे तो भी तुम ये वाला निकाल सकते हो। ये उसी को आता होगा जिसने घर जाके पढ़ा होगा, सब नहीं कर पाएंगे। ट्राई दिस, याद था तुम्हें। 10 सेकेंड, स्टार्ट क्विकली। 10 सेकेंड सिर्फ। 6 7 8 9 10, स्टॉप। सिर्फ कौन एक्टिव है? साहिल, आंचल, सोनाक्षी। आता आंसर सबको है, लेकिन स्पीड के बिना कुछ नहीं होता। इट्स अ फैक्ट, जितना मर्जी पढ़ लेना, बिना स्पीड के, बिना मैनेजमेंट के कुछ नहीं होगा। अभी भी जान लो, जितने मर्जी लेक्चर लगा लो, जितने मर्जी घर बैठ के कंफर्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पेपर सिर्फ इससे क्रैक नहीं होगा, तुम्हारी नॉलेज कितनी है, तुम कितनी वहां अप्लाई कर सकते हो, इससे क्रैक होगा। टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। और ये हम कैसे सीखते हैं हर रोज। जब तुम फिक्स कर लेते हो ना इस टाइम उठना है, तुमने डिसिप्लिन सीख लिया। तुम फिक्स कर लेते हो इस टाइम सोना है, वो डिसिप्लिन है। इस टाइम मैंने इतना ही पढ़ना है, वो डिसिप्लिन है। मैंने खाना इतने टाइम में खाना है, वो डिसिप्लिन है। वो कहते हैं ना कुछ कितना क्यों रिस्ट्रिक्ट रहना है। डिसिप्लिन लाना हर रोज लाते हो तब जाके लाइफ में आता है। टाइम मैनेजमेंट एक एक्सरसाइज है जो रोज करने से ही प्रोडक्ट मिलता है, एक दिन करने से नहीं मिलता। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस विद टाइम करना है। टाइम बना लिया मैंने, 45 मिनट करना है, तो अलार्म सेट किया मैंने 45 मिनट। 45 मिनट के बाद ये अलार्म बजेगा, मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी। चाहे मेरे को लगता है कि अभी मैं कर सकती हूँ, मैंने नहीं करना है, मैंने छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि मेरी टाइम मैनेजमेंट है, मैं उससे सीखूंगी। मुझे पूरा दिन अफसोस रहेगा कि मैं और क्वेश्चन कर सकती थी, लेकिन बीच में जो 5-10 मिनट में किसी और के बारे में सोचने लगी थी, मेरा टाइम खराब हुआ। तो नेक्स्ट डे मैं वो गलती नहीं करूंगी। समझ आई? टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए तुम्हारी क्लास में बिल्कुल टाइम पे आती हूँ, बिल्कुल टाइम पे जाती हूँ। मैं पढ़ा सकती हूँ ना तुमको एक्स्ट्रा, लेकिन मैं क्यों नहीं पढ़ा रही? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट है मेरी, मेरा डिसिप्लिन खराब होता है। समझे? टाइम मैनेजमेंट चाहिए तुम सबको, बहुत खराब है सबकी। कैसे होगी? क्वेश्चन प्रैक्टिस विद टाइम लिमिट फिक्स, उतना ही करेंगे बस। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जब डीएनए हम निकालते हैं, चिल्ड इथेनॉल इज एडेड टू। क्यों डालते हैं हम ठंडी ठंडी दारू? ताकि डीएनए को प्रेसिपिटेट कर दे। एग्जैक्टली, तभी तो वो ऊपर तैरता है। तैरना ही तो है, प्रेसिपिटेट मतलब अलग से दिखेगा ना तुम्हें सॉल्यूशन में। ब्रेक ओपन द सेल टू रिलीज डीएनए, नहीं, ब्रेक ओपन सेल करने के लिए हम ये पीछे वाली चीजें डालते थे। ठीक है, ये जो हमने इस ऑप्शन में पढ़ी थी के ऊपर, फैसिलिटेट एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कोई लॉजिक ही नहीं है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर। हमें डीएनए आइसोलेट करना है। अब तुम सोचोगे मैम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से तो हम कट भी करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, जो तुम कट कर रहे हो ना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डीएनए से, इस फ्रेगमेंट को डीएनए से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो प्रोसेस बहुत आगे हो रहा है, ये बहुत पीछे है अभी। ये कह रहे हैं पहले ये जो पूरा डीएनए है ना विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको सेल से निकालने की बात हो रही है। ठीक है, रिमूव प्रोटीन सच एज हिस्टोन, ना कहीं नहीं पढ़ा हमने ये, तो आंसर वुड बी ए। ठीक है,
Yo, ma'am. ठीक है भाई, ट्राई दिस वन। करो 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 करो, थक जाओगे लेकिन बैठो, चुप रहो, सीधे बैठो, करो। ड्रूप होके मत बैठना, ऐसे बैठना अच्छे से सीधे होके। ड्रूप करते हो ऑर्गन भी ड्रूप हो जाते हैं। गुड गुड गुड, वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है बहुत सारे। गुड गुड गुड। 5 4 3 2 1 स्टॉप। वेरी गुड, इस बार आया आंसर। ये से हो गया, ध्यान से पढ़। टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, टैग पॉलीमरेज एंजाइम किससे मिलता है? बैक्टीरिया से मिलता है। और इस बैक्टीरिया का नाम भी थर्मस से रिलेटेड था, थर्मस एक्वेटिकस। सी इज द आंसर, और कोई आंसर नहीं है। ओके, इसको बाय हार्ट याद करना है, ठीक है। कहाँ पढ़ा है हमने इसके बारे में? राइट। देखिए तुमने पीछे से कितने क्वेश्चन आए हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोंट मिस इट। ट्राई दिस वन। ये नहीं, ट्राई दिस वन। अच्छा नहीं, रुक जाओ, ये भी डाउन स्ट्रीम आ गया। रुको रुको रुको, चलो टॉपिक पढ़ा देते उसके बाद आएंगे। हाँ भाई, यहाँ तक हो गया था ना हमारा। अब एक, हेलो, हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. ज्यादा तेज हो गया, स्लो कर दूं? No, ma'am. ज्यादा तेज हो जाए तो बता देना, तुम्हें शर्म आती है तो मैसेज कर देना, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। बता देना, मुझे पता नहीं चलेगा भाई। लेकिन सबके सब उठ के बैठो, कंधे को भी सीधा करो, और ड्रूप नहीं करना। ड्रूप करने से बॉडी की सारी एनर्जी गिर जाती है। बहुत सीखा है ये मैंने, योगा मेडिटेशन में हमेशा ये बात सिखाते हैं, ठीक है। तो सीधे होके बैठो। कितने मिनट रहते हैं क्लास में? मुश्किल से रहते हैं हमारे 18 मिनट, मुश्किल से। उसमें जितना होता है उतना करना है, राइट। चलो, सिलेबस मेरी दिक्कत है, तुम्हारी नहीं, वो मैंने कंप्लीट कराना है, राइट। तो तुम बस एक्टिवली बैठो। अब देखो, वेक्टर पढ़े थे ना हमने। वेक्टर क्या होते हैं? जो कैरी करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। उसमें एक वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये 4 मार्क का है, एक्चुअली 4 मार्क से ज्यादा का है, नीट का बहुत फेवरेट है। इस वेक्टर का नाम है PBR 322। पी होगा स्मॉल, BR कैपिटल, 322। एक क्वेश्चन बनता है कि क्या रिप्रेजेंट करता है। पी का मतलब है प्लाज्मेट, बेटा ये प्लाज्मेट है, ठीक है। ये है सिंथेटिक प्लाज्मेट। पता है इसे क्या? दो बैक्टीरिया से निकाल के इस प्लाज्मेट को जनरेट किया गया है, ठीक है। लेबोरेटरी में ये प्लाज्मेट हमने बनाया है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली नहीं था, हमने बनाया। तो सिंथेटिक प्लाज्मेट है ये। तो क्वेश्चन तो यही बनता है, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मेट, BR स्टैंड फॉर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड देम, जिन्होंने इसको बनाया है, बॉलिवर एंड रॉड्रिज। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। 322 प्लाज्मेट का नंबर है, डिटेल में नहीं जाना इसका, इतना ही याद रख लेना, प्लाज्मेट का नंबर है ये, बहुत सारे होते हैं। ओके, इतना क्लियर? Yeah, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लिया? मैम। Yeah, ma'am. बढ़िया। अब देखो, फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड मेड इन द लेबोरेटरी इज PBR 322। ये रहा 4 मार्क्स। हिंद 2 के बारे में खास बात क्या थी? एंडोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस। तो था, लेकिन खास बात क्या थी? फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड, राइट। वैसे ही PBR 322 की क्या खास बात है? फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड मेड इन द लेबोरेटरी। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेक्टर एंड ए सिलेक्टेबल मार्कर? क्या डिफरेंस होता है वेक्टर एंड ए सिलेक्टेबल मार्कर में? वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक स्ट्रक्चर है, ये वेक्टर है, लेट्स से ये वेक्टर है, और इसने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट रखा हुआ है, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट को ये कैरी करता है। ऐसे ही हमारे पास हजारों सेल्स होते हैं। सिलेक्टिव मार्कर कोई एक जीन होता है, सेट ऑफ जीन होता है, इसी के अंदर वेक्टर के अंदर एक सेट ऑफ जीन है, एक सेट ऑफ लोकेशन है। ये स्पेशल वाला जो जीन है ना, ये हमें हेल्प करता है पता लगाने में कि हजारों सेल्स में से कौन से वाला सेल है जिसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अभी है। अभी आगे समझाऊंगी तो और समझ आएगा। तो वेक्टर के पास ही जीन, एक स्पेशल सेट ऑफ जीन है जो एक्ट एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, जो हमें पता लगाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा फर्क है, एक ही चीज नहीं है। तो वेक्टर और सिलेक्टेबल मार्कर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। इतनी बात तो क्लियर हुई ना हमें, ये 2 अलग है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर सिलेक्टेबल मार्कर अभी भी नहीं समझ आया, अभी समझ आ जाएगा। ये स्क्रीनशॉट लिया? Yo, ma'am. ओके। एक अगर वेक्टर है,
वेक्टर के अंदर क्या चीज होनी चाहिए तभी उसको मैम मैं वेक्टर प्रीवियस स्लाइड। हाँ ले, तब तक तुम सोचो वेक्टर के अंदर ऐसा क्या हो, किसी चीज के अंदर, किसी के अंदर ऐसा क्या हो कि मैं उसको एज ए वेक्टर यूज करूं। सोचो सोचो। डन मैम। सेल्फ रेप्लिकेट होना चाहिए। सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो तो उसके बाद ओरियो है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और मैं पहचान पाऊं इस वेक्टर को, इसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको पहचानने के लिए ना इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी होनी चाहिए। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की जरूरी है इसके पास। ठीक है, और वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, वेक्टर को काटते हैं हम, जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर इसके अंदर डालना है तो वेक्टर को काटना पड़ेगा ना किसी जगह से, तो हम उसको वहीं से काटेंगे जहां से हमने अपना मेन। क्या हुआ, ये मेरा है मेन डीएनए और ये रहा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको मैंने कैसे काट के निकाला था, किससे काटा था, मॉलिक्यूलर सीजर से। मॉलिक्यूलर सीजर से। एंजाइम से। हाँ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे काटा था ना, उस लोकेशन को क्या बोलते हैं हम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एंड रिस्ट्रिक्शन साइट। जगह को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट, और वो होती क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, है ना। जगह को बोलते हैं डेली हार्ट, और वो क्या है, एक मार्केट। समझ आया। तो रिस्ट्रिक्शन साइट इज द लोकेशन, और वो होती क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो एक वेक्टर, जिस वेक्टर पे मुझे इसे लगाना है, अब उस वेक्टर के पास भी तो सेम ही, मैं उसको सेम ही कैंची से काटूंगी, राइट, सेम ही मॉलिक्यूलर सीजर से काटूंगी, ताकि उसके पास एक खाली जगह बन जाए। अब देखो ये वेक्टर है, इसके पास खाली जगह है, इसी खाली जगह पे आके तो ये लगेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट, फिर ही तो मैं इसको आकर ट्रांसपोर्ट कर पाऊंगी। ये बात समझ में आई। यस मैम। मेन डीएनए और ये मेरा वेक्टर। ओके, तो मेरे पास यानी कि एक वेक्टर के पास क्या होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन साइट, राइट। तो ये किसका डायग्राम है जो तुम्हें आ सकता है, पीबीआर 3 एनसीईआरटी में इसका करना पड़ेगा, और सबसे क्या करना है कि कौन पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, बताओ अब क्विकली, इतना लिख लिया। यो मैम। ओके, फटाफट इसको खत्म करते हैं, हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाना। दिस इज अ स्ट्रक्चर, कैसे याद करेंगे। सबसे पहले तो नीचे देख लो, नीचे आओ सबसे पहले। ओरी दिख रहा है सबको, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का काम क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इस पूरे के पूरे वेक्टर को, इस पूरे के पूरे वेक्टर को कब रेप्लिकेट करना है और कितनी बार रेप्लिकेट करना है, ये रेगुलेट करता है। अभी लिखने के लिए स्लाइड पे लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का नंबर और रेप्लिकेशन की स्टार्ट साइट होता है। इज इट क्लियर। मैम। यस मैम। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगी, डोंट वरी, हो गया वैसे। उसके बाद अब इकोलाई के पास ना होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन 2, सॉरी इकोलाई नहीं, सॉरी पीबीआर 322। एक होती है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, इसको ऐसे लिखते हैं, और एक ठीक है। एक बार एनसीईआरटी में देखना, एएमपी के साथ ही पीवीयू लिखा है ना, चेक करना एक बार, मैंने ऊपर नीचे लगाती हूँ। यस नहीं मैम। है, ठीक है। तो ये रही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, जिसके पास क्या पड़ी, रिस्ट्रिक्शन साइट्स पड़ी हैं। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स है जिसको ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ओके, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, मतलब ये वाला जो रीजन है ना, ये कुछ नहीं है, ये जीन है जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है ना उसके खिलाफ खिलाफ प्रोटीन बनाती है। समझ आई, रेजिस्टेंट जीन का मतलब ये भी एक जीन है जो एम्पिसिलिन के खिलाफ, अगर मैं इस मीडियम में वेक्टर, ये जो है ये प्लाज्मिड है, किसके अंदर पड़ा है, बैक्टीरिया के अंदर पड़ा है। तो मैं अगर इस मीडियम में एक मीडियम लूं और उसमें बैक्टीरिया डालूं जिसके पास ये प्लाज्मिड है, तो इस मीडियम में मैंने डाल दिया एम्फिसिलिन, तो ये जो बैक्टीरिया है ना ये सर्वाइव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके के खिलाफ अपने आप को बचाता। समझ आई बात? मैम एक बार रिपीट करना।
मैंने बोला रेजिस्टेंस जीन, मैम आपकी आवाज क्लियर प्लाज्मा नहीं में आ पड़ी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हमारी रही। हमारी यो मैम। ओके। तो मैं कह रही हूँ कि एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ये जीन है जो प्लाज्मिड में पड़ी है और ये ऐसा प्रोटीन बनाती है, जो क्या करता है कि अगर मैं इस मीडियम में, एम्पिसिलिन क्या है, एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो अगर मैं एंटीबायोटिक डाल दूं, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो ये जो बैक्टीरिया है ना ये सरवाइव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इस एम्पिसिलिन को काम नहीं करने देती है। तो ये जो बैक्टीरिया ये हेल्दी रहेगा, अभी भी खुशी से रह रहा है ये, क्योंकि उसके पास तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पड़ी है ऑलरेडी। समझ आई बात? यो मैम। यही चीज यहाँ पर है कि PBR322 जो वेक्टर है बेसिकली एक प्लाज्मिड है जिसके पास एम्पिसिलिन के खिलाफ भी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के खिलाफ भी है। अब जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ना उसके बाद 2 रिस्ट्रिक्शन साइट है, मतलब ऐसी जगह जो पहचानेगी हमारी मॉलिक्यूलर सीजर। तो मॉलिक्यूलर सीजर जो कैंचिया है ना वो सिर्फ इन 2 लोकेशंस को पहचान सकती है एम्पिसिलिन के लिए, और इन 2 लोकेशन को प्रेजेंस पहचान सकती है वो टेट्रासाइक्लिन के लिए। तो मान लो मैं यहाँ पे और मुझे काटना है, मुझे क्योंकि यार वेक्टर में जगह भी तो बनानी है ना अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के लिए। तो मुझे इस वेक्टर में कहाँ जगह बना सकती हूँ? या तो मैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को बाहर निकाल दूं या मैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को बाहर निकाल लूं। तो लेट्स से मैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को बाहर निकाल लूं, तो ये स्कैंची किसे पहचानेगी? ये जो सीजर है वो इन 2 पॉइंट्स को पहचानेगी, PVU1 एंड PST1। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? तुमने PV संधू का नाम सुना है? यो मैम। है ना? कौन है PV संधू? कौन है PV संधू? बैडमिंटन प्लेयर। बैडमिंटन प्लेयर है वो। गोल्ड लेकर आया ना, और ब्रॉन्ज भी लेकर आया, राइट? सॉरी सिल्वर लेकर आए हैं इंडिया के लिए। यस, बहुत बड़ी खिलाड़ी है। तो ये मॉलिक्यूलर सीक्वेंस पीवी संधू की साइड, पीवी संधू की साइड कहाँ पर है? कैसे याद किया मैंने ऐसे याद किया हुआ पीवी और संधू से ST याद है, फिर उसके बाद मैं खुद ही लगा देती हूँ PVU1 PST1। मुझे इस तरीके से याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। क्लियर हो? यो मैम। एक बार खुद से पढ़ना है ना, सिर्फ टेट्रासाइक्लिन वाले इन काट सकती है। तो वो कौन सी 2 रिस्ट्रिक्शन साइट पहचानेगी? बैम H1 एंड सेल H1। इसको कैसे याद करा है मैंने अपनी कोचिंग ली थी बंसल एकेडमी से। बंसल एकेडमी अच्छी एकेडमी है, अपनी PhD की ली थी मैंने। तो कोचिंग बंसल एकेडमी से ली थी, BAM और SAL से ये सेल 1, बैम सेल याद है, और यहाँ पे सब जगह 1 ही आएगा, कहीं पे 2 नहीं आएगा। तो मुझे कुछ इस तरीके से याद है, तुम चाहो तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। कितना समझ आया? यो मैम। ओके गुड। अब ये क्या है? इको R1, CLAV1 एंड HIN3, ये क्या है? ये 3 रीजन्स है और डन मैम। अब देखो क्वेश्चन आएगा इससे, एक क्वेश्चन आगे है भी है, तो इसे ध्यान से सुनना। यहीं से क्वेश्चन आएगा, इको R1 CLA1 एंड HIN3, 2 नहीं कहा मैंने, 3 बोला है। तो HIN 1 2 3 सारे हैं, ये 3 है, इस पे कंफ्यूज मत होना। ये क्या है? मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। किसमें? PBR322 में, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। एम्पिसिलिन R एंड टेट्रासाइक्लिन R क्या है? R रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक लिख देती हूँ आपको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दैट एक्ट एज ए सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करते हैं। PVU1 PST1 बैम H1 सेल H1, ये है रिस्ट्रिक्शन साइट जहाँ पे कैंची आके काटेगी। और ये क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कंट्रोल करता है रेप्लिकेशन का प्रोसेस और कॉपी नंबर भी कंट्रोल करता है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है,
ROP क्या है, इसकी बात नहीं करी मैंने। ये देखो ध्यान से देखना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है रोप पे। ठीक है, तो क्योंकि हम इसको यूज नहीं करते हैं, तो PV2 और ओरी जिस रीजन में है इस जीन के, उस रीजन को हम कहते हैं ROP रोप। तो रोप है क्या? रोप इज अ प्रोटीन दैट हेल्प इन रेप्लिकेशन। मैम वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। अरे वाह, कहाँ से क्लियर नहीं थी बता। हम और ही तक हो गया क्लियर। हम रोप की बात करना है सब। रोप, अच्छा मैंने कहा, अब आ रही है? मैम यो मैम। इस पिक्चर में हमने रोप पे ध्यान नहीं दिया। रोप क्या है? कुछ नहीं है यार, इस वेक्टर का ये रे वेक्टर कुछ नहीं होता ना, इसके पास तो जीन्स ही है ना, वही ATGC वाली सीक्वेंसेस है। तो ये वाला जो पूरा रीजन है ना, इसे हम रोप कहते हैं। ये वाला वो वाला रीजन है जहां पर ओरी भी प्रेजेंट है और PVU सेकंड भी है। PVU सेकंड कोई नहीं तुमसे पूछने वाला। तो ओरी और PVU सेकंड जिस रीजन में लगा हुआ है वेक्टर के, उस रीजन को रोप कहते हैं। So the office of replication is basically the rope is a protein that help in replication of ORI and PVU. That's it. Done? यो मैम। ये मैम। Okay. यानी इससे ये होता है कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं, इसलिए कि इसके ऊपर हिंड 2 भी काम कर सकते, हिंड 3 भी काम कर सकता है, इको R1 भी काम कर सकता है, तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस बन जाते हैं, इसलिए मल्टीपल साइट्स हो तो फायदा रहता है। Okay? डन मैम। चलो चलो, सिलेक्ट मार्कर का तो अब कल ही जाएगा। अब जब एंड में हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, लेट्स से ये रहा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट में बनाना क्या था? जीन क्या बनाता है? वेरिएबल प्रोटीन। प्रोटीन ही तो बनता है, बनता है, उससे फिर प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनाता है ना। तो ये जो प्रोटीन है ये बहुत यूजफुल है, ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है। तो मुझे, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में मुझे एक प्रोटीन थोड़ी चाहिए, मुझे तो बहुत सारे लीटर्स में चाहिए होगा। तो मैं अपनी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकती हूँ, उसके लिए 2 मेथड्स आते हैं। ये पिक्चर देखिए NCERT में, यो मैम। ये मैम। ये कल पिक्चर रीड करके आना, ठीक है, एक बार हो गई? यो मैम। यो मैम। ठीक है, ऑलराइट। चलो अब तो कुछ क्वेश्चंस लगाए जा सकते हैं, मैं चाहूंगी तुम 2 तो क्वेश्चन लगा के जाओ। या ये करो स्टार्ट। करो करो करो, आना चाहिए ये सबको। मैं इसके लिए 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं दे सकती। स्टॉप। 14 बच्चे आंसर दे पाए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का करेक्ट ऑर्डर मैंने कहा था ना, इंपॉर्टेंट है, देखो नीट में पूछा गया है, राइट। और क्या ऑर्डर होता है इसका? डाई, DAE, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। आंसर वुड बी डी। डी। 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये, राइट, इसको DAE याद होता। ये बताओ, स्टार्ट। अब तो ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। 10 सेकंड्स। रीड कर देखो, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। स्टॉप। DNA प्रेसिपिटेशन के लिए क्या यूज करते हैं हम? ठंडी दारू, चिल्ड इथेनॉल। इथेनॉल, करेक्ट, गुड। ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस। Representation equal vector PBR322, which one of the given option correctly identify its certain components?
ठीक है, तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। यही कराया मैंने तुम्हें पीछे अभी जस्ट, तो गलत नहीं होना चाहिए। गुड हेमराज, गुड अनीश, वेरी गुड शानली, आंचल, नेहा। थोड़ा सा गलत हो गया, मुझे डर था कि इस क्वेश्चन में ये जाएगा। राबिया वेरी गुड, गुरप्रीत गुड, ओके स्टॉप। ORE ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता, ये तो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होता है, ये गलत है। रोप रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता, ये तो प्रोटीनेशियस रीजन है। HindIII एंड EcoR1 सिलेक्टेबल मार्कर्स नहीं है, ये क्या है? HindIII EcoR1 क्या होते हैं? मल्टीपल क्लोनिंग क्लोनिंग साइट्स है, हाँ। तो करेक्ट आंसर है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं ये। सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन देखने में कितना डरावना सा है ना, लेकिन कितना सिंपल था। समझ आया कैसे आएगा क्वेश्चन? नहीं हो सकता। समझ आया? मैम। क्या कराया उसे प्रैक्टिस करना, ये प्रेजेंटेशन में डाल दूंगी। जिन्होंने आज खत्म करना है वो आज क्वेश्चन करके खत्म कर लेना। लास्ट हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल करेंगे और फिर एप्लीकेशन वाला पार्ट करेंगे छोटा सा। ओके, सो Yeah, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आई एम Yeah, yeah. एंडिंग द सेशन।